आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं AR टीवी के खुसूसी प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आज हमने मदऊ किया है मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब को। पिछले साल भी उनके साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनके पेश करदा आंकड़े 100% सच साबित हुए थे। ताहम इस जारिया साल कई तलबा व तालिबात ने हमें फ़ोन करते हुए इस तरीक़े का एक और प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का बार बार हमसे इसरार किया, तो हमने आज रब साहब को हमारे स्टूडियो मदऊ किया है। रब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले साल हमने आपसे जो इंटरव्यू लिया था वो इंटरव्यू 100% सच साबित हुआ था। आपने कट-ऑफ दिया था मार्क्स का 477, 478 या कुछ दिया था, तो वो एकदम सही उतरा था। तो लोग, बच्चे, तलबा और तालिबात ने हमसे अब इसरार किया है कि आपको एक मरतबा फिर बुलाया जाए। दरअसल ये इसलिए हो रहा था रब साहब, मुख्तलिफ जगहों पर नीट काउंसलिंग जारी है या फिर नीट का जो एग्ज़ाम का तरीक़ा है ये जारी व सारी है। लोग गलत मालूमात तलबा तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का नुकसान लाजमी बात है। तो उनके वालिदैन भी हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अब रब साहब को कब बुलाया जा रहा है और उनसे कब आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमने बड़ी काविशों के बाद आपसे रब्त पैदा किया, तो आपने हमें वक्त दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं बच्चों के जो ख़यालात हैं, बच्चों के जो सवालात हैं, उन सवालात को आपके सामने लाऊं और उनका तशफ़ी बख्श जवाब आप उन तक बहम पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह। रब साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि अब जो नीट का एग्ज़ाम 12 तारीख को होने वाला है, उसमें क्या अहम तरीन तब्दीलियाँ आई हैं और बच्चे इसका किस तरह मुकम्मल तौर पर सही तरीक़े से इसका पढ़ाई करें, इसकी तैयारी करें। सबसे पहले तो जनाब मैं AR टीवी और इसकी पूरी टीम का जो है ना दिल से शाकिर और ममनून हूँ कि वो बारहा मुझे याद करते हैं और मेरे जो नाखिस ख़यालात है वो उम्मीदवारों तक पहुँचाते हैं, बिलखुसूस नीट के ताल्लुक़ से। तो एक बार फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन उम्मीदवारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना जो है भरोसा रखा और वो जो भी मालूमात चाहते हैं मुझसे हासिल करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मेरे अपने मालूमात हैं, मेरे अपने ख़यालात हैं, उसके आप लोगों को जो है तशफ़ी बख्श जवाब दूँ। आज हम जिस लिए बैठे हैं हमारे वाजिद साहब, हम जो है नीट एडमिशन काउंसलिंग के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि नीट एडमिशन का जो काउंसलिंग होती है वो तो एग्ज़ाम होके रिजल्ट आने के बाद, रैंक डिक्लेयर होने के बाद, मार्क्स आने के बाद, ये सारी फिर स्टेट वाइज जो है ना उसका डिवीज़न होता है। तो इंशाल्लाह हम वो जो है वो उस मामले में जो है किसी और दिन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह फिर से एक अलग से बैठक करेंगे और वो करेंगे। आज हम ये चाहते हैं, उमूमन आप जैसे कि आपने मुझे बाहर बताया कि बच्चों के जो सवालात हैं वो प्री एग्जामिनेशन के जो यानी मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए, उसके लिए जो है ना जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज की जो न्यूज़ है, जिसको हम डिजिटल न्यूज़ कहेंगे, अभी पेपर में नहीं आया, मीडिया का नहीं है ये, मतलब प्रेस का रिलीज नहीं है, लेकिन डिजिटल जो यानी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग गलत बावर करवा रहे हैं वो अदम मालूमात की वजह से बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी। ऐसे हालात में बच्चे करें तो क्या करें? बच्चों तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने चाहा कि आपके साथ जो है सुना एक प्रोग्राम किया जाए। यकीनन उन बच्चों की खुशकिस्मती है जो AR टीवी से मुंसलिक हैं। तो इसीलिए जो है ना, देखिए हमेशा ये होता है कि जब एक मसला आता है, एक बड़ा जो है ना मौमा सॉल्व करने का मामला, तो हर आदमी जो है ना अपने आप को पेश करने की कोशिश करता है जी। लेकिन मेरा मानना ये है, नेवर बी ए जैक ऑफ ऑल, बी ए मास्टर ऑफ वन।
तो इसीलिए मैंने, हालांकि एमसेट वगैरह की भी मैं जो है ना लोगों को मालूमात पहुंचाता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक अपने आप को परफेक्ट जो है वो किया है सब्जेक्ट में, और वो है सिर्फ मेरा जो है नीट एंड मेडिकल काउंसलिंग के ताल्लुक से। वैसे एमसेट के बारे में भी लोग मिलते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बताता हूँ, वेटरनरी के बारे में बताता हूँ, बी फार्मेसी, फार्माडी और सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। लेकिन नीट जो है ना मेरा एक एक्सपर्ट मैंने जो है ना सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है जी। तो अब सबसे पहली बात ये है कि एक जो एग्जाम भी मैं जो बता रहा था आपको कि आज जो न्यूज़ आई है तो ये थोड़ा सा सशोपंज में आ गया है मामला कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख को होगा या नहीं होगा। अभी क्योंकि कोर्ट में उसकी सुनवाई जारी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है जी। उसका रिजल्ट आउट क्या हुआ है मैं यहाँ आने के बाद उसके यानी फिर उसको फॉलो नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एनएसयू इन्वॉल्व हो गई है जी। तकरीबन 1400 बच्चे जो है ना उसको एक रेजोल्यूशन पास करके साइन करके जो है ना उसको पेश किए हैं, क्योंकि ये जो 12 तारीख सितंबर की है उसके आजू बाजू कुछ ऐसे डेट्स हैं दूसरे एग्जामिनेशन के जो क्लैश हो रहे हैं जी। तो कैंडिडेट से चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए। चलिए उसको जो है ना हम नज़रअंदाज करते हुए पसे पुश डालते हुए वो जो भी आएगा 12 को नहीं होगा 15 को होगा, लेकिन एग्जाम का पैटर्न तो वही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि वो अब बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना डीपली सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करें जी। उसकी वजह से होगा ये कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा बच्चों का और वो एग्जामिनेशन में जाते जाते फंक हो जाएंगे जी। तो अब उनको ये चाहिए कि प्रीवियस जो भी ये लोग यानी स्टडीज़ किए थे उसको रिवाइज कर लें, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर जो है लास्ट ईयर के उसको एक बार जो है ना देख लें। अब नए किसी टॉपिक में इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप ये लोग नए टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पिछला जो ये यानी तैयारी किए थे उसमें जो है ना थोड़ा सा प्रिसिपिटेशन आ जाएगा, प्रिसिपिटेशन मतलब क्लमजी हो जाएगा वो, तो उसकी वजह से होगा है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी जो टॉपिक है, दूसरी टॉपिक से आपका क्या मुराद है? दूसरी टॉपिक से मतलब कुछ नए, देखिए ये लोग जो है ना कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जी, और उनका सेकंड ईयर में प्रिपरेशन कर चुके हैं, नीट के लिए मुकम्मल अपने आप को तैयार कर लिए हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है, बाद लोग जो है ना कुछ सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर फिजिक्स में ये लोग एक मिसाल के तौर पर जो है ना 60% मास्टर बन गए हैं, 60% मास्टर बन गए। अब बच्चों के जहन में ये बात होती है कि जो 40% बचा है थोड़ा उसमें भी हम जो है ना इन्वॉल्व होकर उसमें कोशिश कर लेंगे। तो अब ये जो 40% की तरफ कंसंट्रेशन का डाइवर्ट होगा तो ये जो 60% का जो एकदम परफेक्ट मामला है उसमें जो है ना यानी इंटरप्शन आ जाएगा। तो इससे होगा क्या मालूम है, जब ये एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा फंक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अब तक जो भी तैयारी कर चुके हैं बस इसको यहीं पर रोक लीजिए। अच्छा, रोककर इसी में जो है ना और डेवलप करते चले जाइए जी। तो ये जो है इनको कॉन्फिडेंस को जो है ना ज़्यादा जो है ना बूस्ट करेगा और गलतियां कम से कम होंगी जी। क्योंकि देखिए जब आप ये मिसाल के तौर पे आपके पास 100 जो है ना सवाल हैं जी, आप 100 सवाल में 60 सवाल को बिल्कुल अजबर कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल पक्का याद कर चुके हैं। तो 60 सवाल में आपको अगर 40 सवाल भी आते हैं तो 40 का पक्का जवाब दे देंगे जी। लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं वो 40 सवाल आप फिर नए उसमें जो है इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है आप। तो आप जब उसको टच करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता उसमें गलतियां होंगी तो फिर नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा मामला। तो इसको जो है ना नज़र में रखते हुए नुकसान तलबा का होगा जो ऐसा करते हैं, ऐसा मत कीजिए। यानी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे जो ख्याल है वो ये है कि जिसमें आप परफेक्ट हैं उसी को फिर से जो है ना रिपीट कर लीजिए और उसको जो है ना मैक्सिमम उसमें जो है ना आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अब 9 तारीख से जो है ना एडमिट कार्ड रिलीज होने के इंफॉर्मेशन है, एज ऑन टुडे है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। तो सबसे पहले इनको करना ये है एग्ज़ाम में यानी जाने से पहले कि एडमिट कार्ड को जो है ना डाउनलोड करना है। अच्छा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है ना पैटर्न बताया गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका कार्ड आ जाएगा। उसको आप एक बेहतर चीज़ ये है कि 2 कॉपी डाउनलोड कीजिए, 2 कॉपी, क्योंकि उमूमन होता क्या है मानो कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर में इनका एडमिट कार्ड ले लेते हैं वो लोग, तो बाद में जब आप इसके लिए जाएंगे एडमिशन काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड पूछा जाता है।
अच्छा। जब आप एप्लीकेशन देते हैं KNRUHS में या किसी और यूनिवर्सिटी NTRU में, तो वहाँ पर आपका जो है हॉल टिकट नंबर, जिसको एडमिट कार्ड कहते हैं जी। तो वो मांगा जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता वो आपके पास नहीं है, तो फिर जब डाउनलोड करने के लिए हो सकता है कि वो यानी वेबसाइट पे वो अवेलेबल हो या नहीं हो, हाँ। तो टू बी ऑन सेफ साइड आप एक के बजाय 2 कॉपी जो है ना डाउनलोड कर लीजिए। अब फिर एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जामिनेशन के जो हैं, आज मैं सिर्फ एग्जामिनेशन के हफ्ते की बात, एग्जामिनेशन से हट के बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे एडमिट कार्ड में, उन सारी चीज़ों को आपको प्रोटोकॉल टोटल फॉलो करना है। अच्छा। और इस बार जो है ना एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है ना आपको डाउनलोड होगा। अच्छा, वो सेल्फ डिक्लेरेशन है क्या? हाँ जी। तो उसमें बच्चों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जी, किस पे मार्क करना चाहिए, किस पे मार्क नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। जी हाँ, बता। तो वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका डाउनलोड होगा, वो जो है ना कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर जो है ना NTA वालों ने वो दिया है। तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको जो है ना ये बताना होगा कि आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, या आप इससे पहले जो है ना सफ़र नहीं हुए हैं, या बहरहाल जो भी कोविड के ताल्लुक से जो प्रोटोकॉल है उस बारे में जो है ना NTA मालूमात हासिल कर रही है, जिसमें आपका नाम रहेगा, आपका फादर का नाम रहेगा, मदर का नाम, जो भी है। तो उस एडमिट कार्ड को बच्चों को ये चाहिए कि वो घर में ही बैठ के उसको मुकम्मल कर लें। अच्छा। उसको फिलअप कर लें। बच्चे क्या उमूमन गलती क्या करते हैं, नहीं एग्जामिनेशन सेंटर में करना होगा तो वहाँ पर वक्त ख़राब हो जाएगा इसका। तो ये यानी 2 चीज़ें होगी, आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लिए, फिर उसके साथ जो है ना जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये कर लिए। अब उसमें आपको ये बताया गया है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा पहले जो है ना आप एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करें। तो यहाँ पर एक सवाल उभर कर आता है, बच्चों के जहन में अभी चल रहा होगा ये सवाल। रब साहब, अगर कोई तालिब इल्म या तालिबा कोविड से मुतासिर हो तो वो क्या करे? कोविड से मुतासिर है तो उनको तो परमिशन पर उनका अलग से जो है ना एग्जामिनेशन वो बनाया जाएगा, वो उनके लिए अलग है, अलग सेक्टर बनाया जाता है उनको, तो उन लोगों को उसमें बिठाया जाएगा। अच्छा। वो आम जो बच्चे हैं ना उनके साथ इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो एक सवाल और इसमें आता है कि जब ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जा रहा है तो उसमें ये पूछा जाएगा क्या कि आपने वैक्सीनेशन लिया है? नहीं, उसका कोई दखल नहीं है। वैक्सीनेशन एक्चुअली जो है ना कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। कंपल्सरी नहीं है, और ना ही किसी नोटिफिकेशन में NTA ने अब तक के इस बात को जो है ना डिक्लेयर किया है कि आपको वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ही एग्जाम में परमिशन दिया जाएगा। तो रब साहब, मैं बच्चों को ये बोल सकता हूँ कि देखो बच्चों, अगर आप लोग वैक्सीन ले चुके हैं या ना भी ले चुके हैं तो इससे आपको आपके एग्ज़ाम देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों 2-4 बच्चे मेरे से इस बारे में जो है ना फ़ोन भी किए हैं कि फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिए कि साहब मुझे मालूम हुआ है कि वैक्सीनेशन लेने यानी कंपलसरी है, अगर वैक्सीनेशन 2 डोज हम नहीं लिए हैं तो एग्ज़ाम में हमारे को परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये तमाम गलत अफवाहें हैं। अभी आपने बताया ना कि कुछ लोग जो है ना अपनी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई क्या वजह क्या है उसकी, हो सकता है कोई अपना इमेज बढ़ाने के लिए, हो सकता है कोई अपनी आमदनी बढ़ाने, कुछ ना कुछ जो है ना खुद से नए सवाल पैदा कर रहे हैं, कर देते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, इसलिए ध्यान नहीं देना है कि हम वही फॉलो करेंगे जो हमको नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि यू शुड बी ए कोविड वैक्सीनेटेड कैंडिडेट ओनली, इसका कहीं पर भी तस्करा नहीं है। तो इसके माने ये है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। करवा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाए हैं तो आपको इससे आपके एग्जाम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे आपने सवाल किया कि फर्ज कीजिए कोई अगर जो कोविड अफेक्टेड है, मुतासिर है, तो उनके लिए जो है ना एग्जामिनेशन, अब आपको जो है ना सिटी की लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई। अच्छा। आप जो सिटी ऑप्ट किए थे, जिस सिटी में आपको यानी एग्जाम देना है, वो तो सभी डाउनलोड कर लिए हैं और ये वो मरहला भी खत्म हो चुका है। तो अब उसके बाद अब आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर जी, तो वो आएगा आपको एडमिट कार्ड में जी। तो आप पहले एग्जामिनेशन सेंटर 3 दिन पहले आपको मिल रहा है जी। मिसाल चलिए हम 12 तारीख को पक्का पकड़ के ही चलते हैं, तो 9 तारीख से आप जो है ना डाउनलोड कर रहे हैं, तो 9 तारीख को आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मालूम पड़ेगा कौन से एरिया में है। तो मेरी राय ये है, देखिए हाल ही में मैं जो है ना अपनी बच्ची के SSC के एग्ज़ाम के लिए लेके गया था उसको, तो 1 घंटा क्या मैं 1.5 घंटा पहले जाके बैठ गया वहाँ जी, और अच्छा हुआ वहाँ पर 1.5 घंटा पहले जाने की वजह से, तो सारे जो वहाँ के यानी कुछ जो कमियाँ रहेगी थी वो आधे घंटे 1 घंटे के उसमें जो है ना मुकम्मल कर ले सके हम। खुदा न खास्ता हम ऐन वक्त पे जाते
तो मामला जो है ना फिर उल्टा होता है, जो जी, जी। 3-4 बच्चियों के साथ वहाँ पर हुआ है। अच्छा। तो वो मैं फिर तफसील आपके बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले बेहतर ये है कि जो सेंटर आपको अलॉट किया गया है, एक दिन पहले कम से कम जी। उस सेंटर को कोई पेरेंट या गार्डियन जाके देख लें कि भाई ये सेंटर है, और वहाँ का जो वॉचमैन वगैरह होता है या वहाँ के जो एडमिन के लोग होते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि साहब ये मेरे बच्ची का जो है ना एडमिट कार्ड है, क्या ये यहीं का है या नहीं। जी। देखिए बाद वक्त क्या होता है, नामों की गलती भी हो जाती है। जी। कभी तो, जो है ना स्कूल तो के बच्चा वक्त पे पहुंच नहीं पाता। पहुंचता है नहीं पहुंचता तो सेंटर का, तो इसके लिए जो है ना एक दिन पहले अगर आप सेंटर मालूम कर लेंगे तो दूसरे दिन जब आप पहुंचेंगे ना तो आपका जहन जो है ना फ्री रहेगा, परेशानी से भी बच सकते हैं बच ना? सकते हैं। जी। और वैसे भी साहब एक दिन में ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है, एक बहुत से बहुत 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे आपका सेंटर होगा। तो 1 लीटर अगर पेट्रोल डाल लेंगे आप 2 व्हीलर में तो जाके जो है ना पूरा मालूम करके आ जा सकते हैं। तो बच्चों को भी जो है ना एक जहनी वो रहेगा कि भाई यही मेरा सेंटर है। तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन 1 घंटा पहले आप 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाइए, पहुँच के वहाँ के जो पूरे जो है आपके फॉर्मेलिटीज हो उसको कंप्लीट कीजिए। अब उसमें जो है ना सबसे पहले मैं आपको बताया कि आपके साथ एडमिट कार्ड होना जरूरी है जी। और उसके साथ आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो घर पर ही फिलअप कर लीजिए जी। सेंटर में जाके फिलअप मत कीजिए, उसको कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है उसके साथ अभी एडमिट कार्ड पे आपको इंस्ट्रक्शंस में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जो यानी मेरे नज़र से जो गुजरी है यानी मालूमात वो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है ना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो लेके जाना है जो आपने नीट के एप्लीकेशन में डेटेड दिए थे। जी। देखिए नीट का जब एप्लीकेशन आप अप्लाई किए थे तो उसमें जो फोटोज आप दिए थे वही उसमें डेट दी गई थी, उसमें डेट दी गई थी, तो वही फोटोज आप लेके जाना है जी। कम से कम 2। तो आप 2 के बजाय 4 लेके जाइए, बेहतर है टू बी ऑन सेफ साइड। तो वहां पे क्योंकि अटेंडेंस शीट में वो पेस्ट करना होता है। अच्छा, फोटो वही फोटोज को अटेंडेंस शीट में तो आसानी रहेगी, बस आसानी रहेगी। तीसरी चीज ये है कि आपको अपने साथ आईडी प्रूफ लेके जाना है जी, जैसे कि आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड में एक बड़ा मसला ये है कि कुछ बच्चों के जो आधार कार्ड है उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जी, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो आधार कार्ड वैलिड नहीं। ये तो बड़ी परेशानी की बात है जी। अगर बच्चों के पास आधार कार्ड की अगर परेशानी आई तो, लेकिन उसका अल्टरनेटिव तो आपको दिया गया है। आपके पास जो है ना वोटर आईडी हो सकता है अगर जो 18 साल क्रॉस करे हैं, या फिर जो है ना पैन कार्ड हो सकता है, किसी बच्चे निकाल के रखते हैं आईडी प्रूफ, तो अल्टरनेट आईडी प्रूफ भी आपके पास है। अगर आधार कार्ड में कोई ऐसा मसला है आप इन दिनों में उसको जो है ना वो करवा ले सकते हैं, रेक्टिफाई करवा ले सकते हैं, तो करवा लीजिए, बहुत बेहतर है। जी, सही बात है। अच्छा, फर्ज कीजिए अब ये है, लेकिन जो भी आप आईडी प्रूफ साथ में लेके जाएंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। जी, बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट, महीना और साल ये तीनों हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप इस आधार कार्ड को अपने सेंटर तक ले जा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर लिखा है तो आपको उसे ज़रूर चेंज करा लेने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इसके बजाय वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भी आप उन्हें ले जा सकते हैं। यही बात, बिल्कुल कोई आईडी प्रूफ जी, जो ऑथेंटिक आईडी प्रूफ है जिसमें फोटो हो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब बच्ची को अभी एसएससी के लिए लास्ट वीक ही लेके गया था उसके एग्जाम के लिए, कुछ बच्चे जो है ना सारे प्रूफ लेके आए। अच्छा। मिसाल आधार कार्ड भी उनके पास है, वोटर आईडी भी उनके पास है और पैन कार्ड भी उनके पास है, लेकिन इत्तेफाकी बात यह है कि तीनों के तीनों लैमिनेटेड जो है ना कॉपीज है। अच्छा, लैमिनेटेड भी नहीं लेके जाना ओरिजिनल। या नीट का कैसा है मामला अभी तो पक्का आपको एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें लेंगे, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड आपको ओरिजिनल आईडी ही साथ में रखना है। तो उसको लैमिनेट भी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, ओरिजिनल अगरचे आपका हो गया है लैमिनेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी, कलर कॉपी में फर्क महसूस हो जाता है, ऐसा नहीं। जी हाँ, ओरिजिनल कॉपी महसूस होती है। तो ये जो जेरॉक्स जो कॉपी करवाते हैं वो लोग जरा क्या लैमिनेशन करवाते हैं, ये गलत है। तो वो लैमिनेटेड कॉपी आप लेके जाएंगे तो 3 बच्चों को इसके ऊपर जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिला नहीं दिया गया वहाँ पर नुकसान। तो वो मैं जो यानी फेस किया हूँ, देखा हूँ वहाँ पर, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ बच्चों को कि आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाइए साथ में, और लैमिनेटेड कॉपी मत लेके जाइए। कॉपी मत लेके जाइए। बच्चे समझते हैं कि ये कलर कॉपी है ना, ओरिजिनल समझते नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो बैठे हैं हमसे ज़्यादा होशियार है जी। जो तो वो उसके लिए आप ये एहतियात कर लीजिए।
अब साथ में जो है ना आपको पेन पेंसिल, अच्छा मैं इससे पहले जो है ना मेरे अपने व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे यानी कांटेक्ट में बच्चे हैं उनको जो है ना ऑलरेडी साक्षी पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस आए थे उनको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट करके भेज दिया था। उसमें कई चीज़ें ऐसे बिलखुसूस बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ज्वेलरी बिल्कुल पहन के मत जाइए जी, चाहे वो नाक की दाल ही क्यों नहीं हो, आप वो मत पहन के जाइए। ज्वेलरी बिल्कुल अलाउड नहीं है और आपको पर्स लेके जाने के परमिशन नहीं है। अच्छा आप लेके भी जाएंगे तो बाहर आपका डाल लेंगे पर्स, आपके पर्स में कुछ यानी मोबाइल फोन आपके साथ लेके वैल्यूएबल चीज है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऑलरेडी वहां पर लिख के लगा दिए हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिलोंगिंग्स इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर। तो खुदा ना खास्ता वो हो गया, आपका मोबाइल चले गया समझिए, या आप ज्वेलरी निकाल के उसमें रखे, क्योंकि अंदर पहन के जाने का काम नहीं है। नहीं रक्षा तो, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कान के बालियां लड़की पहन कर जाती है तो उससे एग्जामिनेशन को क्या फर्क नहीं? आजकल जो है ना कोविड को जो प्रोटोकॉल बनाया गया है ना, कोविड प्रोटोकॉल में इन चीज़ों को भी निकाल दिया गया है, क्योंकि जर्म्स हो सकता है कि उसमें भी अटैक्ड हो, अफेक्टेड हो। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, ये जरूरी नहीं है कि नीट में भी वो अप्लीकेबल होगा। ये जो एसएससी में जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि नीट में, लेकिन नीट में जो वो दिए गए हैं ना, साक्षी में जो आया उसमें ज्वेलरी अलाउड नहीं है जी, उसमें बता दिया गया ज्वेलरी अलाउड नहीं है, आपको फोन अलाउड नहीं है, और इवन रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ एक बात और है जी, बच्चे जेब में दस्तियां वो लेके जा सकते हैं, दस्ती लेके जा सकते हैं, दस्ती का कोई मसला नहीं है। दस्ती है, टिश्यू पेपर के पीसेस नहीं लेके जा सकते। अच्छा, पेपर के फटे हुए पीसेस, यानी मतलब वो चीटिंग वाली बात हो जाएगी, तो ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो साथ में पेन और पेंसिल भी लेके जाने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद देंगे, वो लोग खुद वहाँ पर देंगे आपको पेन और पेंसिल जी। तो उसके लिए जो है ना आप अपनी तरफ से पेन पेंसिल लेके जाके वहाँ पे खामा खा के उठा पटक करने का मतलब नहीं। और एग्जाम पैड भी ले जाने नहीं, जरूरत नहीं है, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है आप वहाँ पर, क्योंकि आपको जो डेस्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो एग्जामिनेशन डेस्क है। अच्छा, तो एग्जामिनेशन डेस्क में ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अवेलेबल होती है। मतलब ये है कि बच्चे अपने साथ कुछ ना ले जाए तो बेहतर है, कोई ले जाए। और इवन अगर चाहे आप मास्क भी नहीं लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, यानी ये मैं फैक्ट शीट पेपर की जो न्यूज़ है वो बता रहा हूँ जी, उसमें यानी पूरे डिटेल्स एनटीए वालों ने दिया है, तो उसी को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, उसको एज इट इज जो है ना पेपर में डाल दिया है, कि ताकि बच्चों को जो है ना एग्जामिनेशन में जाने से पहले सहूलत हो जाए। तो उसके लिए जो है ना आपको मास्क भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि बगैर मास्क के तो एग्जामिनेशन सेंटर को आप जाएंगे वहाँ जाने के बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपका मास्क, समझते हैं कि जरा गलीद हो गया है, डर्टी हो गया है, तो उसको आप निकाल लेके वहाँ से आपको नया मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। आप पेन पेंसिल भी आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, अपने साथ पेन पेंसिल भी ले जाने की जरूरत। और आप साथ में जो है ना ईयरफोन जी, या फिर जो है ना डिजिटल वॉच या कैलकुलेटर, ये कोई चीज़ आपको अंदर ले जाने का परमिशन नहीं है जी। अब एक बच्ची मेरे से ये सवाल करी कि सब ये जो रिलीजियस यानी प्रोटोकॉल है इसके ताल्लुक से क्या है? तो रिलीजियस प्रोटोकॉल आपका परमिटेड है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, फीमेल सिक्योरिटी, वो आपको पूरा बुर्का उतरवाएगी, चेक किया जाएगा, पूरा चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको ये, और फिर अच्छा आप पहन के भी गए तो बुर्का सिर्फ आपका इतना ही रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कान दिखना जरूरी है जी, चेहरे के साथ आपका कान भी दिखना। आप स्कार्फ बांध लिए हैं, कान बंद है, तो आप वो परमिटेड नहीं है, क्योंकि फोटो ली जाती है वहाँ पर जी, बाकायदा फोटो ली, तो ये स्कार्फ भी जो है ना आपका अलाउ नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप बुर्का बाहर उतार कर जा सकते हैं। आपके साथ कोई तो एस्कॉर्ट जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको दे दीजिए, वालिद जाएंगे, भाई जाएंगे, चाचा जाएंगे, फुफा, उनको दे दीजिए, वो गाड़ी में रख लेंगे। आप बगैर बुर्के के अंदर जाएंगे तो आपका काम जल्द हो जाएगा। ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको जो है ना थोड़ा वक्त टाइम लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे आपको अननेसेसरीली आप अपने आप को जो है ना वक्त गुजारी में इन्वॉल्व। और ऐसे मामलात में जब चेकिंग होती है तो बच्चे जहनी तवाजुन थोड़ा खो देते हैं, वो भी होता है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, बातों को जना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। कभी सख्त और तल्ख सवालात का जवाब बच्ची देते थोड़ा नर्वस हो जाती है या फिर उदास हो जाती है, तो वो जो लिखना है उसको तो वो लिख नहीं पाती। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना बुर्का उतार कर अपने वालिदैन के पास रखिए या भाई के पास रखिए, तो आप जाइए, चलता है। तो फिर
और क्या शरायत है अंदर जाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में? बस यही वो है। सैनिटाइजर भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन छोटा बॉटल जो आजकल निकले हैं हैंडी जो है ना, वो आप लेके जा सकते हैं। पानी का जो बॉटल है वो आप 500 ml का लेके जा सकते हैं। जी, आप पानी का बॉटल भी अपने साथ ले जा सकते हैं, सिर्फ 500 ml। सॉरी 500 है, 50 ml है। 500 तो ये जो बड़ा 1 लीटर तो हजार का आता ना, 500 का अलावा आधा लीटर का आप आधा लीटर का बॉटल ले जाते हैं। आजकल तो वो आपको जो मिल रहे हैं ना 10 रुपए में छोटे वाले, जी वही। और वो कितना पियेंगे आप 3 घंटे में? आपको पानी पीने का टाइम ही नहीं मिलता इतना जो है। वहाँ तो पेपर तो स्कैन करना रहता है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं सकते। फटाफट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात हुई, बच्चे अब अंदर दाखिल हो गए। जी, अंदर दाखिल हो गए। ये सवाल अब एक ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल का जो पेपर रहेगा वो थोड़ा कुछ मुख्तलिफ रहेगा, या फिर चलिए पिछले साल का समझ कर चलते हैं, इस साल भी वैसे ही पेपर रहेगा, या फिर कुछ पेपर में तब्दीलियां लाई गई हैं? आप वो बच्चों को बताइए। बिल्कुल सही। देखिए, पिछले साल का जो पेपर था उसमें हकीकत में तब्दीली आई है। अच्छा, तब्दीली आई है, पेपर के पैटर्न में तब्दीली आई है, सिलेबस में कोई तब्दीली नहीं आई है। सिलेबस वही बायोलॉजी है, वही बॉटनी है, वही जूलॉजी है, वही फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री। तब्दीली आई है तो किस तरह की लाई? सवालात में तब्दीली आई है। देखिए, लास्ट ईयर जो होता था यानी 45 × 4 180 क्वेश्चंस दिए जाते थे आपको, तो हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन दिए जाते थे। इस बार उन क्वेश्चंस को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। अच्छा, 5 सवाल हर सब्जेक्ट में बढ़ा दिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। देखिए, इसको क्या किया है उन लोगों ने, 2 सेक्शंस में डिवाइड किए। अच्छा, ये चीज मैं परसों एक साहब का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें ये जो है ना, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया, तो बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि 50 में से हम 5 छोड़ दे सकते हैं। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिया गया है, और हर सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, या पार्ट 1 कहिए, पार्ट 2 कहिए। तो पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में 15 है। लेकिन पार्ट 1 के जो 35 क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है। अच्छा, वो करना ही करना है आपको अगरचे यानी वो लेना है तो मार्क्स लेने का है। पार्ट बी में जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें सिर्फ आपको 10 अटेंड करना है, 5 उसमें छोड़ सकते हैं। यानी कि सवाल वहीं आकर ठहर रहा है कि पिछले साल 45 थे, अब 50 हो गए। इस साल भी 45 है, तो 5 आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि टाइम आपका उतना ही है। अच्छा, 3 आवर्स 180 मिनट्स का ही है। सवाल 200 है, लेकिन आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो 180 मिनट्स का ही है। अच्छा, तो आपको अब जो है ना तेजी से काम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादा मार्क्स लाने के लिए तेजी से काम जी हाँ, तो जितने बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि बेटा पेपर को आप लोग डिटेल मत पढ़िए, सब्जेक्टिव मत बनाइए, पेपर स्कैन कीजिए, बस फटाफट स्कैन कर दीजिए। तो पहले क्या कीजिए आप, क्वेश्चंस किसी भी एक सब्जेक्ट के लीजिए, फिजिक्स का लीजिए, केमिस्ट्री का लीजिए। लेकिन जनरली होता क्या है, बच्चे पहले बायोलॉजी को अटेंड करते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप बॉटनी फर्स्ट करते, तो आप बॉटनी के पूरे जो 50 क्वेश्चन हैं फट उनको जो है ना आप स्कैन कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि आप जो कॉन्फिडेंट जो यानी उसका पहले जवाब दे दो, उसको पहले जो है ना आप जवाब दे दो, बबुल कर दीजिए जी, OMR शीट में उसको बबल कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि OMR शीट में आप बबल करने से पहले अच्छा तरीका है, उन्होंने भी जो बताया है, पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो यानी वो है उसको राउंड कर लीजिए, ताकि अगर वहाँ पे कोई गलती हो जाए तो OMR शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, फिर वहाँ पे आप चेंज कर ले सकते। लेकिन यहाँ पे एक जो यानी डिसएडवांटेज ये है कि आपका टाइम जो है ना उसमें वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन पेपर को उसको कर लेते हैं या डायरेक्ट वो डबल मेहनत होगी ना, डबल मेहनत होगी, फिर इसमें टाइम तो जाया होगा ना। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे फ़ोन करके बोल रहे थे कि साहब हमारे पास जो कोचिंग सेंटर में जिसमें जहाँ पे हम ले रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का भी समझिए, तो वहाँ पे हमारे को जो कोचिंग जो दे रहे हैं उनका कहना ये है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर में जो है ना अपना बबल कर लो या टिक कर लो जो भी है, और बाद में जो है ना आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो OMR में डालिए। लेकिन यहाँ पे भी आप एक आधा मिनट लगा दिए, वहाँ पे आधा मिनट लगा, मतलब आपका 1 मिनट जो है ना
तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन का 1 मिनट खुद हुकूमत दे रही है, हुकूमत दे रही है आपको हर। तो फिर आधा मिनट उधर लगा के आधा मिनट इधर लगाएंगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो उस एतबार से अब वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब, आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया तो यही है, हाँ, मैं जो अपना नजरिया बता रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो कॉन्फिडेंट है आप, अब इसका कोई दूसरा आंसर, अभी मैं इसीलिए बोला आप जितने पढ़ लिए और आपको 60 जो है ना आप अजबर हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं 60 क्वेश्चंस में, 60 में से आपको 35 जो है ना वहाँ पे आए हैं, समझिए मिसाल के तौर पे, वो 35 में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आप वो कॉन्फिडेंट को जो है ना बबूल कर दीजिए। अगर आप किसी सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छे अंदाज से जानते हैं तो आप उसको टिक कीजिए, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। मिसाल के तौर पे आप 10 सेकंड में वो कर दिए तो वो 50 सेकंड आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को कर लीजिए जिसमें आप परफेक्ट हैं हर सब्जेक्ट में, कर लेके फिर सेकेंडरी फिर रिव्यू कीजिए जी। सेकेंडरी में क्या होता मालूम है, आप कुछ क्वेश्चन के बारे में 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते, 90% 80% वहां पर आप ये टाइम लगा, वहां पर ये टाइम उसको जो है ना यूटिलाइज कर लीजिए आप। उसके बाद जो थर्ड जो मामला आएगा, फिर थर्ड रिव्यू आपका जो आएगा, थर्ड रिव्यू में आपको जो है ना ये पक्का मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं है, तुक्का लगाना है। अगर आप अंदाजा लगाना है, आप अंदाजा लगा के, अल्लाह के लिए हमारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये जितने भी गेन कर लिया परफेक्ट जो आ गया ना, आपकी स्कोरिंग आ गई, बस है, ये बस है। अब अगर आप अंदाजे पे कुछ करना चाहेंगे तो फिर वो नेगेटिव में चले जाएगा। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो कमाए थे उसमें से जो है ना ये जुएबाजी हो रही है। तो आप कहना ये चाहते हैं रब साहब, आपने जो जानते हैं, आपने जो समझा है सवालात को, उन्हीं सवालात के आप जवाब दीजिए। गैर ज़रूरी जिसे जो सवाल का जवाब आपको नहीं आता है उसमें हिर्स में जाके टिक करके आप अपने पीछे जो मार्क्स हैं वो जो नेगेटिव में आते हैं उसे खराब मत कीजिए। जो आप कमा लिए हैं, मिसाल के तौर पे समझिए 180 क्वेश्चंस में से 110 क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लिए हैं, समझिए। अब आपके पास बचे 70 क्वेश्चंस जी। 70 क्वेश्चंस में सेकंड व्यू में आप देख लिए कि भाई ये मेरे को जो है ना नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्योंकि आपके पास टाइम है, यहाँ पे जो सेकंड्स बचा लिए थे आप एक क्वेश्चन में फट जो करते चले गए थे आप, वो टाइम आपके पास बच गया। तो सेकंड में जो है ना आप पक्का याद आया था आपको 90%, नहीं ये बिल्कुल सही, आप उसको कर लीजिए। थर्ड जब आप रिव्यू करेंगे तो उसमें अगर जो खुदा ना खास्ता आप ये सोच रहे हैं कि ये होगा ये नहीं होगा, देखेंगे जो भी है चलो कर देंगे, तो ये जो नेगेटिव आपका जो क्वेश्चन जाएगा, दुश्मन है आपका, ये दुश्मन है, ये आप जो कमाए हैं वो कमाई में से जो है ना डिडक्ट हो जाएगा, आप ज़ाया कर रहे हैं, तो उसको कभी मत कीजिए। हर साल यही होता है, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे पास पेरेंट्स के साथ आते हैं तो पेरेंट्स का यही कहना होता है कि बच्ची तो हमारी पूरा अच्छा करी थी लेकिन नेगेटिव की वजह से साहब बच्चे के मार्क्स कम हो गए। तो ये नेगेटिव के चक्कर में आप बिल्कुल जाइए ही मत। आप जितना कमा रहे हैं आप परफेक्ट जिस मामले में हैं सिर्फ उसी को कीजिए। अच्छा, सेकंड और जो गलती हमारे बच्चे जो करते हैं ना कि ओएमआर शीट की बबलिंग में होती है। हाँ, मैंने सुना है रब साहब, बबलिंग जो करते हैं वो पूरी तरह फुल हो। जी हाँ, पूरी तरह फुल हो, बीच में कोई वाइट स्पॉट नहीं हो, आजू बाजू में अगर आए तो, और सर्कल के बाहर भी अगर जरी सी लकीर निकल गई तो भी वो वैलिड नहीं है आपके, क्योंकि ये जो इन्विजिलेशन होता है ये कंप्यूटर बेस्ड है। अच्छा। और ये मैनुअल नहीं है। तो अगरचे आपका ये जो सर्कल है, ये सर्कल में अगरचे बीच में छोटा सा वाइट स्पॉट भी रह गया तो भी कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्यों रब साहब, ये तो एक मश्क है। नहीं तो बच्चे जो है सुना कभी कभी छोड़ देते हैं या कभी थोड़ी सी जो है ना वाइट जगह रुक जाती है। इसी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना कोचिंग सेंटर में, किस लिए करवा रहे हैं प्रैक्टिस। अच्छा। इसमें आप परफेक्ट होना, तो वो जो लाइन के अंदर से पहले आप जो है ना ये कर लेंगे, भर लेंगे लाइन के अंदर से, उसके बाद उसको फिलअप कर लीजिए, उसके बाद फिलअप करिए। नहीं आप बीच में से शुरू कर रहे हैं समझिए आप, तो भाई कोई या तो कोने में जाके कुछ स्पॉट बच जाएगा या फिर सर्कल के बाहर लकीर निकल जाएगी, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सही भी लिखे हैं तो उसके मार्क्स इनवैलिड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी और गलती बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन, अरे ये होगा बोल के पेन एक सर्कल में आप रख दिया, समझिए टिपका थोड़ा लग गया, मगर बाद में समझा कि वो सही नहीं है, वो दूसरे वाले को जो है ना पूरा ब्राउन कर दिए, तो भी आपका पेपर यानी क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है ना वो ये टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे महारत की जरूरत है, महारत की जरूरत है, बच्चे को माहिर बनने की जरूरत है। कोचिंग सेंटर रखा किसी लिए गया है, कोचिंग में होता क्या है, ये सारी चीजें बताई जाती है, टेक्निकलिटीज हैं ये।
और चूंकि ये जो है ना कंप्यूटर बेस्ड है, इन्विजिलेशन बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम तो आपका पेपर, पेन एंड पेपर का है, जो चेक होता है वो बता चेक रहे हैं। होता है, आदमी नहीं करता उसको। हाँ। कंप्यूटर में आप फीड कर देते हैं, कंप्यूटर उसको यानी स्कैन कर लेता, लेके कौन सा सही कौन सा, कहीं पे भी अगर चेक स्पॉट भी है तो आपका क्वेश्चन आप सही किए हैं, तो लेकिन बाजू के उसमें जो है ना डाट लगने की वजह या से फिर वो दायरे के जरा सा बाहर भी हो गया तो आउट हो जाता। अच्छा, तो ये आपको जो है ना अब इसमें दिया गया है, कई ऐसे यानी व्हाट्सएप वीडियोस बताए गए हैं जिनमें ये सारी चीज़ें आपको जो है ना एकेडमीज, जो कोचिंग एकेडमीज है, वो लोग बच्चों को बताए हैं, और उसको जो है ना अगर चीज़ फॉलो करेंगे बहुत बढ़िया। अच्छा, इतनी तेज़ी भी नहीं है। देखिए हमारे बच्चे जितना जाके, सबसे पहली चीज़ आप मेंटल स्ट्रेन को ख़त्म कर दीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाते हैं तो आप जहनी जो यानी प्रेशर में होते हैं, जहनी दबाव में होते हैं ना, उसको बिल्कुल रिलीज होके जाइए। देखिए मैं हमेशा मेरे हर सेमिनार में मैं यही बोलता हूँ अपने बच्चों को, खुदा ना खास्ता आपको इस बार रैंक नहीं आया, मार्क्स नहीं आए, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। तो इसमें हो सकता है कि इस बार आप ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे, या क्वालिफाई होके आपको जो है ना सीट नहीं मिलने की वजह ये हो सकती है कि आने वाले साल आपको अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में जो है ना एडमिशन दिलाने वाला है। बिल्कुल, बेशक सही बात है। तो बच्चों से मेरी सबसे पहले यही अपील है कि आप मेंटली टोटली जो है ना फ्री होके जाइए, थोड़ा सा भी बोझ अपने जहन पर रख के मत जाइए। और मेंटल यानी प्रेशर लेके आप जब अंदर जाएंगे आपको पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कुछ यानी तैयारी करके गए हैं, अंदर जाने के बाद में कम कंफ्यूजन, फंक हो जाना, डिप्रेस हो जाना। अभी 2 दिन पहले एक लड़की की वाला ने मुझे फ़ोन किया था कि साहब मेरी बच्ची जो है ना बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, लेकिन क्या बात है पता नहीं 2 दिन से जो है ना उन्हें बोले कि मैं एग्ज़ाम नहीं देती। अच्छा, तो मैं बोला क्यों, क्या नहीं, क्या बात है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम में जो है ना सही ढंग से मैं नहीं कर सकूँगी, फेल हो जाऊँगी, यानी कि ख्यास आ रहा है। तो मैं उनको बोला कि अम्मा आप उनकी वालदा हैं, आप उनको बूस्ट कीजिए, आप उनको बोलिए, मॉरली बूस्ट कीजिए उनको, और उनको जो है ना आप ये बताइए कि बेटे आप जाओ, फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। बिल्कुल, बेशक मिलेगा। दरअसल लोग कहते हैं, पुरानों ने कहा है कि सब्र व तहम्मुल और सुकून से जो लोग इम्तिहानात देते हैं वो कामयाबी का रास्ता तय करते हैं। बेशक सही है, बेशक सही। आप जितनी तेज़ी करेंगे या जितना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या डिप्रेस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। आप ये तमाम चीज़ों को घर में छोड़िए, छोड़ के आप एग्जामिनेशन सेंटर जाइए। आप यही कहना चाहते हैं? बस आप बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल जहनी तौर। अच्छा, फिर आपको अल्लाह का फजल ये है कि 2 बजे से एग्ज़ाम है जी, तो आप सुबह में 9-10 बजे तक सो के भी उठ सकते हैं। आप उठ के फ्रेश होके नहा के धो के घर तक 11 बजे निकल जाइए, 12 बजे निकल जाइए, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहा है। जैसे एरिया कुकटपल्ली का है समझिए जी, कुकटपल्ली एरिया की ट्रैफिक का इतना मसला है, अगरचे आप रागड्डे से जा रहे हैं तो मूसापेट से आपको ट्रैफिक का मसला शुरू हो जाता मियाँपुर तक जी। अगर खदीम शहर से जा रहे हैं तो आपको रास्ते भर ट्रैफिक मिलेगी, तो आप अपने घर से 2-3 घंटे पहले निकल जाइए। क्या करना है, घर में रह के क्या करना है, उसी दिन कोई काम तो नहीं है ना। अगर कोई काम है भी आप पोस्टपोन कर दीजिए उन कामों को। सिर्फ आपका उस दिन एक ही एम होना चाहिए कि मुझे आज सिर्फ एग्जाम अटेंड करना है। मैं जो बच्चे ऊपर से लेके गया था वो उनका 9 बजे से एग्जाम था, तो रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock थी। मैं 7 बजे था वहाँ पर बच्चे को लेके, 7 बजे था। तो सिक्योरिटी सुकून मिला ना। जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बोला साहब पहले पेरेंट को देख रहा हूँ मैं जो है ना, आप पहले से बच्चे मिले। लेकिन क्या है वहाँ पे उनको पूरा काम वहाँ पे करने में, पूरा जो है ना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में, एप्लीकेशन फिलअप करने में, जो भी होते आसानी के साथ 2 घंटे मिल गए उनको। सही बात, बिल्कुल। तो इससे होता क्या मालूम है, जब आप अंदर जाते तो जहनी तौर पे बिल्कुल आप रिलैक्स पुरसुकून होते हैं। नहीं तो क्या आप तेजी में ऐसे अरे वहाँ पे मैं उनको बायोमेट्रिक्स भी था, बायोमेट्रिक सही लगा ही पता नहीं। अच्छा, बायोमेट्रिक्स के वास्ते सैनिटाइजर ज़रूरी है, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, तो सैनिटाइजर में लेके गई थी नहीं कि पानी एक उलझन में रहती। सही बात है रब साहब। और मैंने देखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स में कई मरतबा कि कोई बच्चा 1 मिनट लेट आता है, लड़की 1 मिनट लेट आती है, तो बाहर रोते खड़े रह जाते हैं। बिल्कुल नहीं जाने देते आपको अंदर। नहीं जाने। मैं आपको बताया ना, मैंने अपनी खुद से रिपोर्टिंग जब की थी मैंने, तो मैंने देखा है
कि ये जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो भी है चलो आ गए, 1 मिनट लेट होके आ गए, अंदर नहीं जा सके, तो मुझे बड़ा दुख हुआ उन्हें देखकर। तो जबकि कॉलेज से या स्कूल से आपको इंतबाह दिया जाता है कि आप ये टाइम से ये टाइम तक यहाँ रहिएगा, तो फिर ये देर होने की वजह वहाँ पर बच्चे क्या बताते हैं, ट्रैफिक बहुत थी, वो था, ये था, वहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं। आपको मालूम है ना ट्रैफिक है वो एरिया में, तो आप 2 घंटे पहले निकलेंगे तो 1.5 घंटे के अंदर पहुंचेंगे आप, तो भी आधा घंटा आपके पास रहेगा। शहर का इलाका 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप 2 घंटे पहले निकल रहे हैं तो 1 घंटा अपना तवील फासला तय करते हुए आप सेंटर तक पहुंच जा सकते हैं। सूरत से आप 1.5 घंटा नहीं 2 घंटे ले लीजिए ना सर, तो आप तो रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच ही रहे हैं। लेकिन हमारे उमूमन लोग क्या करते हैं मालूम है, बच्चे तैयार होने में बड़ी देर कर देते हैं। बच्चे उमूमन बच्चियों में होता है कि भाई आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो आपको तैयारी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको तो बिल्कुल ही तैयारी इसलिए नहीं, आपको कोई ज्वेलरी परमिटेड ही नहीं है। सही बात, नहीं तैयार होने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई शादी या ब्याह के मामले में जा रहे हैं जो पूरा अपने आप को जो है ना तैयार करके जाने के लिए, तो इस एतबार से आपको वक्त से बहुत पहले वहां पर होना चाहिए। तो उसके होगा क्या, उस वजह से आपके जो फॉर्मेलिटीज हैं आसानी से हो जाएंगे और टाइम लगे। आप फिर रिव्यू भी कर सकते हैं कि भाई मेल का। अभी एक बच्ची जो है ना फ़ोन की थी कि उसका जो है एग्जाम यानी जो डेट ऑफ बर्थ है एप्लीकेशन नीट का जो डाली है उसमें जो है ना 1 दिन का फ़र्क आ गया, वो 20 तारीख है 21 पड़ गया। अच्छा, अब वो एडमिट कार्ड उसी तारीख से डाउनलोड होगा, क्योंकि सिटी सेंटर के लिए ये लोग जब देख रहे थे सिटी कौन सा है तो देखने के लिए इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मारे तो वो नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर वो जो गलत जो डेट दिए थे ना वो मारे तो ही आया। अच्छा, तो अब वो लोग ये परेशान है कि साहब एग्जामिनेशन सेंटर में इनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी आप बता दीजिए क्या होगा। तो उनके लिए वैसे मैं पक्का तो ये नहीं बता सक रहा हूँ, मैंने उनको जो एडवाइस दिया वो बता रहा हूँ कि एक तो सबसे पहली गलती, आप जब एप्लीकेशन फिलअप कर रहे थे, फिलअप करने के बाद में फिर आपको रिव्यू के लिए जो है ना आपका एप्लीकेशन जब तक आप यानी कंफर्म नहीं करते वो फीड नहीं होता। तो आप एप्लीकेशन डालने के बाद आपको टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको दुरुस्त कर लो। वो जब नहीं किए आप, उसके बाद फिर आपको जो है ना करेक्शन विंडो खोला गया 11 तारीख से 14 तारीख तक, 4 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सो रहे हैं। तो मुजरिमाना गफलत है। तो अब उसके लिए मैं, लेकिन देखिए नीट में और KNRUHS का जो एडमिशन का जो मामला है ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नीट में आप जो कुछ भी फीड करते हैं जी वो NTA की हद तक ही रह जाता है। अच्छा, उसका ताल्लुक जो है ना सिर्फ कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुए हैं, रैंक कितना आया है, मार्क्स कितने गेन किए हैं, ये डिक्लेयर करने के लिए ही नीट का जो है ना ये सारा जितना भी डेटा वो लोग जमा करते हैं उनके एग्जाम की हद तक ही होता है जी। लेकिन यही गलती अगर आप एडमिशन के वक्त KNRUHS का जो वेबसाइट ओपन होगा उसमें जब आप अपने एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें ये गलती करेंगे तो वो काबिल हाथ धोना है। तो अब मैं उनको बताया कि भाई हो गई गलती तो हो गई है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में इसको जो है ना वो करवा लीजिए बोल के। मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे पूछेंगे भी नहीं, इसलिए नहीं पूछेंगे कि वो आपका आधार कार्ड से उसका डेट ऑफ बर्थ यानी टैली करना ज़रूरी है या नहीं है। तो फिर भी मैं उनको एक बात बताया कि आप एक काम कीजिए, एक नोटराइज्ड डिक्लेरेशन रख लीजिए जी। 100 रुपये का पेपर ले लीजिए, लेके उसमें देखिए ड्यू टू इग्नोरेंस द डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन ticked as so and so instead of this much, as such I request you to kindly ignore it and my date of birth may be treated as so and so। जो पक्की डेट सही डेट है वो करा लेके आप नोटरी करवा लेके एहतियातन अपने साथ रख लीजिए। अगर वहाँ पर कोई एतराज़ होता है तो आप अफिडेविट सबमिट कर दीजिए, उसकी बेसिस पे जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो यानी अलाउ करेंगे क्योंकि इतना रिजिडिटी भी नहीं होती है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं ना भाई। SSC का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं आप, डेट ऑफ बर्थ, अच्छा उनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है, SSC मेमो का साथ साथ डेटा, मैं बोला ये भी साथ में आप रखिए, ओरिजिनल रखिए, तो वो पेश कर दीजिए, हो सकता है। अच्छा, और एक जो मेरे पास वो आया था, ऑब्जेक्शन आया था, वो तो एक कोचिंग सेंटर से आया था कि उसके जो कोच हैं वो भेजे थे कि बच्ची जो है ना इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आंसर शीट उसको चाहिए इंग्लिश के बजाय तेलुगु टिक कर डाली। अच्छा, तो अब जाहिर है कि वो बच्चे को तेलुगु में पेपर मिलेगा, तो तेलुगु जानती नहीं तो लिखेगी क्या, तो इसका क्या करना चाहिए?
इसका क्या करना तो मसला है। जी हाँ, मसला है। तो उसके लिए भी मैंने यही कहा है कि एक अफिडेविट बनवा दो कि बाई मिस्टेक इट वॉज टिक्ड एज तेलुगु इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, एज सच आई मे बी प्रोवाइडेड इंग्लिश पेपर। तो रब साहब, मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन सेंटर में जब सवालात का पर्चा दिया जाता है तो वो शायद मैं समझता हूँ फर्दन जिसे भी दिया जाता है उसके हिसाब से प्रिंट होते हैं जी, एक्स्ट्रा शायद ना हो। नहीं रखते हैं, आते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है मालूम है, 4 ग्रुप डिवाइड होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पेपर, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट। तो इसमें भी बच्चों को खास ध्यान ये रखना है कि आपको जो OMR शीट दिया गया है या क्वेश्चन पेपर दिया है, क्वेश्चन पेपर तो बाद में देते हैं, OMR शीट पहले देते हैं, क्योंकि आपको सब यानी वो फिलअप करना होता है ना, एप्लीकेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, वो सारी चीज़ें। उसमें भी जो है ना आपको पहले ऊपर नंबर लिख लेना है, उसके भी लिए वो बना दिए गए, बॉक्स बना दिए गए हैं, उसके नीचे जो है ना 1 2 3 4 के जो है ना बबल्स बनाए हैं, राउंड सर्कल। तो अब मिसाल के तौर पे आपका जो है ना एप्लीकेशन नंबर 15892 ऐसे कुछ है समझिए। तो यहाँ पे जो है ना 1 को पहले आप राउंड करेंगे, उसके बाद में 5 को राउंड करेंगे, फिर उसके बाद में 3 को, ऐसा ये हिसाब से जो है ना। ये सीधा सीधा रखने से क्या कंप्यूटर का प्रॉब्लम है ना सर, सीधा सीधा बोले तो आप में देख रहे हैं, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जैसे आप फीड कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फीडेड होता है पैटर्न, फीडेड पैटर्न होता है, तो वो 1 को 1 ही इतना टेक्निकल लगाने की क्या जरूरत थी? इजी इन्विजिलेशन, फटाफट हो जाने का। आज एग्जाम हो गया, कल आपको जो है ना की आ जा रही है ना सर। सही बात है। पहले कहाँ था, नहीं था, 15 दिन 20 दिन वो महबूबिया स्कूल में जो है ना बैठते थे, लाइन से ले रही लेके मारते हैं। आज नहीं है, आज वो मामला नहीं है। तो आप जैसे कि आज हमारा जो पैटर्न हो गया है, तो बच्चे भी उस पैटर्न के लिए तैयार होना चाहिए। तो नई नस्ल को नई चीजें सीखना जरूरी है। तो आपको OMR शीट पहले से ही कंप्लीट कर लेके बैठना है। फर्ज कीजिए अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता, तो शर्माने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वहां पर जो स्टाफ अवेलेबल है उनसे पूछिए, साहब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप इसको बताइए मेरे को। तो वो लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो हमारे बच्चे पर्टिकुलरली बच्चियां हैं हमारी, जो है ना बहुत ही यानी सुकड़ के रहती हैं, मगर देखा यह जाता है कि बच्चियां ही कामयाबी में निकल रही है। तो लेकिन क्या 80% है जी, 80% रेशियो जो है ना बच्चियों का। तो इसको अब वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना आपको जो OMR शीट दिया गया है, वो ग्रुप देख लीजिए आप कौन से ग्रुप का है। ए का दिया गया है, बी का दिया गया है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वैसे किया जाता है, A B C D ऐसा किया जाता है। तो उसके बाद में जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो उसको देखिए कि क्वेश्चन पेपर A ग्रुप का ही है या B ग्रुप का है। बच्चे वहां पर भी गलती करते हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, बी ग्रुप का जो क्वेश्चन पेपर आया, ये के जो है बबलिंग कर लेते चले जाते, जबकि एक दूसरे का उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, भाई क्वेश्चन पेपर बी ग्रुप का अगर कोई ए का है वो बी में कर देता है तो बात ही गलत होगी ना। अभी क्वेश्चन अलग हो गया, आंसर अलग हो गया। अच्छा, यानी वो फारसी में कहावत है, नी चेमी गोयम मन तम्बुरम कमी जो है चेमी गोयम वाला मामला हो जाता। मैं कुछ बोल रहा हूँ ये। तो उसको ये 2 चीज़ों को भी बहुत एहतियात से बच्चों को जो है ना देखना है कि आपको जो OMR शीट दिया गया है, सेम उसी ग्रुप का आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो इसमें टेक्निकल चीजें हैं, ये इसको ध्यान में रखना। अगर आपको वो पेपर नहीं दिया गया है, तो आप इमीडिएट जो है ना वहाँ पे जो स्टाफ है उसको बोलिए कि साहब मेरा को आप जो है OMR शीट जो है ना B ग्रुप का दिए हैं और क्वेश्चन पेपर मेरे को D का आया है, तो फौरी जो है ना आपको चेंज कर देगा। तो एक के क्वेश्चंस अलग होते हैं, B के अलग होते हैं, C के अलग होते हैं, D के अलग होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे OMR शीट में जो है ना बबलिंग तो वही होगी ना, 1 2 3 4 5 से 10 तक के हो जाएंगे। आप B का पढ़े और ये में जो है ना वो कर दे रहे हैं कि उसका क्वेश्चन ही इसमें गलत हो जाता है ना आपके लिए। ये सेट अलग हो गया, ये B सेट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे ये OMR शीट में जो है ना जो आपको सर्कल दिए गए हैं, वो तो 1 to 10 का सर्कल शीट है। तो इसमें भी 1 to 10 के वो है क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए, समझिए आप 5 को जो है ना आपका वो है, सॉरी OMR में 1 to 4 रहेगा, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं ऊपर की बात बता दिया, यानी हाल टिकट के उसको बता दिया। तो 4 ऑप्शंस होते हैं आपके, 1 2 3 4 A B C D जो भी है ना वो होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में जो है ना आपको जो क्वेश्चन दिया गया, B ग्रुप में भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए, ए ग्रुप में भी 4 ऑप्शंस दिए गए, लेकिन बी ग्रुप का क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सर्कल है 1 2 3 4। तो आप बी ग्रुप का ए ग्रुप में 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये ग्रुप का सवाल एग्जाम से बाहर हो रहे हैं, तो वो उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उमूमन बच्चों से ये गलती होती है। तो रब साहब आप ये बताइए कि इसके अलावा
हो सकता है कुछ सवालात मुझसे छूट गए हों, नहीं, बहुत सारी तो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी जो पूरा मैं मुकम्मल पूछना नहीं चाह कर रहा सकूंगा। हूँ, मैं बच्चे जी, पूछना जी, चाह जी, रहे जी, हों जी, जी। और मैं न पूछ सका हूँ, जी। तो कुछ ऐसी हिदायत बच्चों को दीजिए जो काबिल उनके काम आए। बस यही है और कुछ नहीं है। और एग्जामिनेशन सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में ये समझ के पहुंचना है कि मेरे जहन में घर का, फैमिली का, बच्चों का कोई फोन बोझ का। नहीं है, किसी चीज़ का कोई बोझ नहीं है। आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीट के पेपर के ताल्लुक से ही सोचना है। नीट का एग्ज़ाम लिखना है और फिर सीट हासिल करना है। बस बस ये और जहन कुछ में नहीं, वो रखकर जहन में रख आप के जाइए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाइए और अपना एग्ज़ाम बेहतरीन अंदाज में दीजिए, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और जो कुछ होता है हमारी भलाई के लिए होता है। अल्लाह ताला जो भी करता है हमारी भलाई जी, के जी, लिए बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। और हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्मा खुदा ना खास्ता बता रहा हूँ मैं, इस बार आपको रैंक नहीं भी आया तो अगले साल जरूर ऐसा आएगा। मसला होने वाला है। सही। क्या जिंदगी इसी पे टिकी हुई है? तो रब साहब जाते अच्छा, जाते चलते इसमें चलते नहीं, एक बार और चीज़ें जो है ना इसमें जी, जी, बोलिए। है, जो ये क्वेश्चन में अच्छा याद दिलाया आप मुझे। इस बार जो है बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ना, वो भी नीट की तहत लिया गया है। नर्सिंग को भी नीट बीएससी नर्सिंग भी नीट की तहत करती है इस साल से। अच्छा, बीवीएससी का जो कोर्स है, मतलब वेटरनरी साइंसेज जो कोर्स है ना, उसका 2017 से चला आ रहा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके मालूमात हैं, होंगे भी मालूमात, लेकिन फिर भी मैं उसको जो है ना रिवाइज करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के जो 15% सीट्स होते हैं ना जी, वो नीट की तहत फिलअप होंगे बीवीएससी के। अच्छा, पीवीएससी जो होता है यानी वेटरनरी नीट साइंस, के तहत है। वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो भी 15% ऑल इंडिया कोटा का वो नीट की तहत ही फिलअप किया जाएगा। बाकी का जो 85% है वो तो जो है ना स्टेट एमसेट के वो हिसाब से हो जाएंगे वो। इसके बारे में भी कुछ लोग मुझसे सवाल किए हैं कि साहब अगर वेटरनरी साइंस में लेना है तो क्या नीट कंपलसरी है? उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो यानी ऑल इंडिया कोटे के तहत अपने 15% में सीट लेना चाहते हैं। या फिर इसका जो है ना, इससे पहले अलग वो होता था, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट बोल के होता था, अब वो खत्म नहीं, अब वो नीट के तहत उसको लिया जा रहा है। तो वो भी एक बात आपको बताना था, बताइए। और बीएससी नर्सिंग नीट के तहत है। जनरली इससे पहले नहीं था वो। हर कॉलेज जो है ना, हर हॉस्पिटल वाले वो एक अपना अपना अलग कोर्स करते थे, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की हद तक महदूद है। जी। अगर आप ऑल इंडिया बेसिस में जाना चाहते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए भी नीट कामयाब करना जरूरी है। जी। अब ये एक नया कानून आ गया है। अच्छा, आयुष का भी है मसला। जी। आयुष में भी देखिए, नीट दरअसल है 4 कोर्सेज के लिए, एक एमबीबीएस, दूसरा बीडीएस, तीसरा आयुष के 4 कोर्स हैं, चौथा बीएससी नर्सिंग बताइए हमें। तो आयुष के 4 कोर्स कौन से हैं? यूनानी, आयुर्वेदिक, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है और नेचुरोपैथी है। जनरली नेचुरोपैथी के लोग भूल जाते हैं। मगर ये यूनानी और आयुर्वेदिक के लिए अलग से एमसेट से शायद नहीं, नीट में ही है। यानी नीट आयुष और मेडिकल कोर्सेज के लिए जो है ना अलग से बना दिया गया है। आयुष के जो कोर्सेज आते हैं वो नीट की तहत ही आते हैं। जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नाकाफी हो रैंक, वो लोग आयुष में जा सकते हैं। मैं लास्ट ईयर के जो रैंक बच्चों को भेज भी दिया हूँ व्हाट्सएप पे, जो पिछले बच्चे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हर साल जो है नया बैच आता है, तो जिसको जो हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना, वो इस साल के बच्चों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि वो वहाँ पे खत्म हो जाता है मामला। अच्छा, मैं इस साल जो है ना 2-4 बच्चे मेरे को जो है ये जो इन्फॉर्मेशन में भेज रहा था इसके एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में, बोले साहब नहीं, लास्ट ईयर हमारे को एडमिशन मिल गया, फिर कहीं को भेजना आप हमारे हो। मैं बोला बेटा आपको तो मिल गया, हो सकता है आपके कांटेक्ट में कोई हो जो उनको अगर आप भेजेंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। तो बोले अच्छा हाँ साहब, हाँ सही है, मगर लेकिन ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाते। समझना चाहिए, क्योंकि आज देखिए आप किसी से राहनुमाई ले रहे हैं तो आप किसी के राहनुमा बनने के लिए भी आगे आए। पब्लिक की खिदमत है ना। हो सकता है कि जो है ना आपकी वजह से कोई कामयाब हो जाए। नहीं, आप बच्चों की बात कर रहे हैं। एक पेरेंट जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो अपनी बच्ची के लिए रात में 4 बजे मुझे फ़ोन करते थे। अच्छा, उनका जो जहन में डाउट आता था, वालिद साहब उनके डाउट आता था, तो उन्होंने मेरे को 4 बजे भी फ़ोन करके, साहब मेरे दिमाग में ये बात ही कैसा हुआ, तो मैं उनको समझाता था। अब उनकी बच्ची को मिल गया है एडमिशन, कॉलेज का नाम नहीं बोलूँगा मैं, मिल गया है। अब जाहिर है हमारे माइनॉरिटी कॉलेज तो जाहिर है हमारे जिंदा है, उसमें मिला है।
तो परसों जब यानी मैं ये साक्षी का जो आया था ना जी, वो व्हाट्सएप का जो है ना उनको भी यानी पोस्टिंग भेजाया, तो उन्होंने बोले कि देखो साहब ये चीज़ें आप आइंदा से मत भेजिए, आपकी मेरे को जो ज़रूरत थी मैं आपको फ़ोन करके कर लेता था, अब आप गैर ज़रूरी जो है ना मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। यानी कि 4 बजे रात को वो आपको फ़ोन करते हैं, हाँ, तो आप तो मैं हुस्न खूबी उसका जवाब भी देते हैं, आप अपनी नींद की परवाह नहीं करते, फिर भी जवाब देते हैं। जब किसी और के लिए आप उन्हें भेजते हैं तो वो आपको कहते क्या नहीं सुनिए आप, तो मैं उनको बोला देखिए भाई, आप जब आपकी बच्ची का मामला था तो 4 बजे भी आप उठाते थे, वो अपना पूछते थे, तो साहब वो मेरा अपना मामला था, मैं पूरी दुनिया का ठेका लेके नहीं बैठा। क्या बात, क्या है, चलो ठीक है। वो बोल रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिए। तो अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए, आपके करीब में जो लोग हैं, ये जो भी मालूमात है, मिसाल के तौर पे अब ARTV का जो भी यानी ये है, क्या बोलते हैं आप, यूट्यूब पे आएगा, क्या है, यूट्यूब भी है और आप घरों में जो है ना टीवी देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, तो आपको ये जो मालूमात हो रही हैं वो आप अपने मिलने जुलने वालों को ही भेजिए। देखिए आप किसी की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी 10 गुना मदद करेगा। आप खुदगर्ज मत बनिए, क्योंकि खुदगर्जी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि हमारे साथ रब साहब हैं, उन्होंने हमारे और आपके जो भी सवालात थे उसका तशफ़ी बख्श जवाब दे चुके हैं। तो और एक बात भी बता रहा हूँ मैं, इसके बावजूद भी अगर किसी के कोई यानी डाउट्स रह जाते हैं तो वो लोग मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप अपने सवाल डाल सकते हैं, ARTV पे उसका जो है ना हल भेजा जाएगा, या आप डायरेक्ट भी मुझे फ़ोन करके जो है ना किसी भी वक्त मुझसे जो है ना उसका आप सवालात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, रहनुमाई करने के लिए रब साहब तैयार हैं। तो आप अपना सवाल कभी भी किसी भी वक्त आपसे कर सकते हैं। तो रब साहब चलते चलते मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि जो बच्चे 12 तारीख को एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, जितने भी आपने उन्हें बताया है, जितने भी हिदायत आपने दी हैं, अगर ये करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा या नहीं? बिल्कुल अच्छा होगा जी, आप उन्हें बताइए। देखिए नहीं, आप लोगों के लिए अच्छा हो, इसीलिए ARTV वाले मिल्लत की खिदमत को जहन में रखते हुए आप तक ये सारी मालूमात जो है ना पहुंचा रहे हैं, और वो इसलिए भी पहुंचा रहे हैं। अभी शुरुआत में हमारे वाजिद साहब ने बताया कि कुछ इंफॉर्मेशंस आप लोगों को जो दिए जा रहे हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, बिल्कुल, तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप जो है ना कंफ्यूज मत होइए। और दूसरी चीज़, पहली जो आप यानी पहले जो बताए वाजिद साहब, वो ये कि आप लोग जो कॉन्फिडेंस ARTV में जो है ना इम्पोज किए हैं वो वाकई जो है ना काबिल तारीफ़ है। वो इसलिए किए हैं कि ARTV से जो चीज़ भी आप तक पहुंच रही है वो ऑथेंटिक है, हकीकत पर मबनी है। तो रब साहब आप हमारे पास आए और इतना हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको अपने सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब मिल चुका होगा, यकीनन आप इस पर कारबंद रहेंगे और वक्त की मुकम्मल वक्त को आप अपने हक़ में करते हुए बराबर टाइम पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ नहीं साहब, एक छोटी सी टेक्निकल वो गलती हो गई मेरे से। तो वो मैं जो 50 सवाल का जो बात कर रहा था ना, तो 35 जो है ना आपके सेक्शन A में क्वेश्चन है, नीचे जो 15 है, 15 में भी एक टेक्निकल लकूना है। जी बोलिए। टेक्निकल लकूना ये है कि आप 1 से 10 तक जो है क्वेश्चंस को अटेंड किए, 5 छोड़ दिए, नहीं छोड़े, 5 में भी जा रहे हैं आप, तो ये 1 से 10 में जो है ना नंबर 2 छोड़ दिए, नंबर 3 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए। तो ये जो आप यानी वो किए हैं, यानी रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं 1 से 10 के अंदर, वो जो है ना आपको नेगेटिव मार्किंग देंगे। तो 1 से 10 के अंदर आप रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं वो कर सकते। अच्छा, छोड़ दिए, अगर समझ में नहीं आता छोड़ दीजिए, आप 13, 14, 15 कीजिए आप, जो आपको वो 5 क्वेश्चन में जाइए, वो 5 क्वेश्चन में जाइए। अगर उसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, उसके नहीं है नेगेटिव। अच्छा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे 10 के अंदर, तो फिर आपको जो है ना वो नेगेटिव में जाएगा। तो इसलिए 1 to 10 का अगर आपको कहीं पे मालूमात नहीं है, जवाब का यानी आपको अंदाजा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आप 13, 14 को कीजिए, 11, 12 को कीजिए, जो आपको कॉन्फिडेंट है वही कीजिए। गैर जरूरी किसी को जो है ना एडिशनल आप टिक करने की कोशिश मत कीजिए। जिसमें नेगेटिव मार्क्स आते हैं उसे छोड़ने की आपको जरूरत मत कीजिए। तो ये भी तलबा और तालिबात से मैं कहना चाहूँगा और नेक ख्वाहिशात के साथ कहूँगा कि आप लोग 12 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, उसे दीजिए और दुआओं में याद रखिए। आप देख रहे थे ARTV, मुझे दीजिए इजाज़त।
आदाब, शब बखैर। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।